हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था, आज से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सोलो लेवलिंग है, इसलिए मैं जितने पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा उन्हें केवल 1 वीक के लिए ही रखूंगा। उसके बाद उसे चैनल पे से हटा दूंगा। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आगे चलकर आप कमेंट में मुझसे ऐसी बात ना करें कि भाई आपने ये वीडियो क्यों हटा दी, क्योंकि आपको ये पता है कि इसकी वजह से मेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग में हमें आउटर गॉड्स के बारे में बताया जाता है। ये वो ओमनीपोटेंट बींग्स है जिनने एशियन टाइम से कई सारे यूनिवर्सेस को बनाया है और इसलिए इन्हें एब्सोल्यूट बींग्स कहा जाता है। और इनके काउंटलेस क्रिएशंस होने की वजह से जहाँ पर इनने कई सारे प्रकार के मेटल, सोल्स और लॉज को बनाया है, पर जो एब्सोल्यूट बींग्स है वो इस तरीके के एंडलेस रिपीटेशन से काफी ज्यादा बोर हो गए थे। इसलिए वो लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए यानी अपने समय को काटने के लिए अपने ही बनाए हुए क्रिएचर्स के बीच में लड़ाइयाँ चालू करवा दी, जिससे वो इसे एंजॉय कर सके। और ये चीज उन्हें काफी ज्यादा मजा दे रही थी कि जो उनकी क्रिएशंस थी वो धीरे धीरे करके तबाह हो रही थी। इसलिए वो बार बार उन्हें बनाते जिससे वो किसी लड़ाई के अंदर मारे जाए और फिर से किसी तरीके की लड़ाई चालू हो, जिससे वो अपने बॉर्डम को यहाँ पर खत्म कर सके। पर उनके लिए एक काफी ज्यादा बड़ा हादसा ये हो जाता है कि एक एब्सोल्यूट बीन अपने खुद की ही बनाई हुई क्रिएशन से मारा जाता है। जैसे ही बाकी गॉड्स को जो कि दूसरे डायमेंशंस में रहते हैं उन्हें इसके बारे में पता चलता है, तो वो ये देखने के लिए इकट्ठे होते हैं और काफी ज्यादा उत्सुक थे कि आखिर कौन सा मास्टर खत्म हो चुका है। पर उन्हें ये जानने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी कि आखिर उनका कॉमरेड किस तरीके से मरा है, वो भी अपनी खुद की क्रिएशन से। बस उनकी आंखों के सामने अब एक ऐसी दुनिया थी जिसके ऊपर कोई भी रूलर नहीं है, इसलिए वो बस अब ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि यहाँ पर रूल करेगा, क्योंकि उन्हें अब अपने खेल के लिए ये वर्ल्ड चाहिए था। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें हमारा एमसी सुहो दिखाते हैं जो कि संजिन हो का लड़का है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे कोरियन यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सुनते ही उसके दोनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो चिल्लाते हैं कि आखिर सुहो जैसा एक इंसान जिसको आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता वो आर्ट कॉलेज के अंदर कैसे जा सकता है। तो उसका दूसरा दोस्त रोते हुए कहता है और मुझे अगले साल फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। सुहो खुश होते हुए कहता है कि अब आखिरकार मैं इस नर्क से आजाद हो सकता हूँ। पर तभी एक लड़का सुहो को कांग्रेचुलेट करने के लिए आता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें आर्ट कॉलेज के अंदर ले लिया गया है। सुहो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो लाल बालों वाला लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम सच में इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। पर उन दोनों के बीच की वाइब कुछ और ही बता रही थी। सुहो उससे कहता है कि तुम फिर से, और वो उसका नाम गलत लेता है। ये देख उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरा नाम ली युन चियोल है। सुहो कहता है कि हाँ हाँ जो भी हो। युन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल के ऊपर टेक ओवर करने का जो प्लान था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और सुहो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो पाया हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठी हुई 2 लड़कियाँ कहती हैं कि युन यहाँ पर फिर से अपनी बकवास करना चालू कर दिया है, हम लोग अब जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आखिर ये अभी तक किसी बच्चे की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो उसके साइड में बैठी हुई लड़की कहती है कि मुझे पता है, आखिर वो एक ऐसे इंसान के साथ इतना ज्यादा मीन क्यों हो रहा है जो कि उसके पेरेंट्स की मिसिंग हो जाने के बाद भी अपनी जिंदगी काफी अच्छी तरीके से जी रहा है। पर युन को गुस्सा आ जाता है और वो सुहो के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारने वाला होता है, पर तभी सुहो जंप करता है और अपने घुटने से उसके मुंह को फोड़ देता है। साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं तो उससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा चिल आउट नहीं कर सकते। पर वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि युन अभी भी अपनी जगह पर सही से खड़ा हुआ था। युन काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, और अचानक ही उसके हाथ के ऊपर एक पावर मैनिफेस्ट होने चालू हो जाती है। साथ ही वो अटैक करते हुए कहता है कि मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा, और अब वो काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। और जैसे ही वो अपने हाथ से एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, सुहो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से पीछे हो जाता है। पर ये अटैक साइड के लॉकर्स में टकराता है जिसकी वजह से वो लॉकर खराब हो गए थे। सच में सुहो भी ये पावर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। यहाँ तक युन भी अपनी पावर देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो अपने आप को देख रहा था कि आखिर अचानक ही मेरी पावर यहाँ पर अवेकन हो गई है। सुहो भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि सुहो अकेला और उदास था, अपना बैग लेकर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ ही जा रहा था। पर अचानक ही उसके कानों में बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है कि जो मेन बिल्डिंग की क्लासेस थी उन्हें साइड बिल्डिंग की क्लासेस के अंदर मूव कर दिया गया है, और साथ ही उस बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा रहा है। वो सामने की तरफ देखता है कि वहाँ पे एक गेट ओपन हो गया था, और बताया जाता है कि गेट के अंदर अभी भी जो हंटर्स है वो रेड लेने के लिए गए हुए हैं, इसलिए सभी लोगों को करीब आने से रोका जा रहा था। वहाँ पर काले सूट में खड़ा हुआ आदमी कहता है कि आखिर हंटर्स को अंदर गए हुए कितना समय हो चुका है। तो एक टोपी वाला कहता है कि उनको 8 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर क्योंकि ये एक डी रैंक का गेट है तो वो लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इसलिए वहाँ पर जितने भी आम इंसान थे उनसे कहा जाता है कि काफी ज्यादा खतरनाक है, आप लोग दूर रहो। पर ज्यादातर लोग इसकी वजह
से काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सुहो ये देख कर थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि एक और गेट यहाँ पर ओपन हो गया, जिसके बाद हर एक मांगा की तरह यहाँ पर भी बताया जाता है कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। कि आज से 30 साल पहले एक गेट का जन्म हुआ, गेट जो कि एक पैसेज वे है डंजन के अंदर जाने का, जिसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, पर वो डंजन से बाहर निकलकर रैम्पेज मचा देते हैं अगर ज्यादा लंबे समय तक उसे क्लियर नहीं किया जाता। पर उनका सामना करते हुए इंसानों के अंदर भी काफी ज्यादा चेंज आया है। वो सुपर ह्यूमंस जो कि माना को बिल्ड करते थे उन्हें कहा जाता है अवेकनर्स, और ये तबाही जिसके ऊपर सबको यकीन था कि काफी लंबे समय तक चलने वाली है, जिसकी वजह से ये दुनिया काफी ज्यादा बदल गई। और एक अवेकनर जिसका नाम वो जिंग चुल था, उसने हंटर एसोसिएशन को क्रिएट किया, उन सभी को एक सिंगल ब्रांड के अंदर इकट्ठा किया जिनको अब हम लोग हंटर्स कहते हैं। जिसके बाद से अब ये दुनिया 2 लोगों में बढ़ चुकी है, अवेकनर्स जो कि हंटर्स होते हैं और जो नॉन अवेकनर्स होते हैं उन्हें सिविलियंस कहते हैं। और सुहो अपनी क्लास में ड्राइंग बना रहा था, पर साथ ही आगे सोचता है ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल चींटियों की तरह कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी ना करने के बाद भी वो मिल जाती है। और ये डिस्टिंक्शन ही हम लोगों को बिल्कुल एंड की तरह बनाती है जिनकी कई सारे लिमिट्स हैं। इसलिए इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक अनअवेकनर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर वो कभी भी उस गैप के क्लोज बिल्कुल भी नहीं जा सकता जो कि ई क्लास एडवेंचरर होता है। और इसलिए ये दुनिया खत्म हो जाएगी अगर हंटर्स गेट्स को बंद नहीं करते हैं। इसलिए अगर दूसरी भाषा में कहा जाए जो अनअवेकनर्स होते हैं वो बिना अवेकनर्स के सर्वाइव नहीं कर सकते, पर जो अवेकनर्स होते हैं वो उनके बिना आसानी से जी सकते हैं। इसी वजह से सभी लोग हंटर्स का शुक्रिया करते हैं। और क्या यही एक रीजन नहीं है जिससे मेरे जैसे एक अनअवेकनर अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी सकता है। पर एक चिंता है जो कि मेरे दिल के एक कोने में बढ़ती ही चली जा रही है। मैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा हूँ वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती ही चली जा रही है, और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मुझसे खो रही हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स मिसिंग है। मैं केवल दूसरों की वजह से ही अभी तक जी पाया हूँ। और जब एक ऐसा समय आया था जब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसके बाद सारी चीजें मुझसे एक एक कर ले ली गई, जिसकी वजह से मेरा दिल हेल्पलेसनेस से पूरी तरह से भर चुका था। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी कि मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर अपने फादर की तरह ही बनता जा रहा हूँ, तो मैं यही सोचता था कि आखिर वो अपने इस अकेलेपन से किस तरीके से निकले होंगे। पर तभी कोई सुहो को आवाज देता है और अचानक ही उसका ध्यान होता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो उसकी टीचर कहते हैं कि आज का तुम्हारा कंसंट्रेशन काफी ज्यादा अच्छा है, आखिर ये क्या है जिसको बनाने में तुम्हें इतना ज्यादा मजा आ रहा है। वो कहता है कि मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं बस वही बनाए जा रहा हूँ। टीचर कहते हैं लगता है कि तुमने एक एंट बनाई है, ये काफी ज्यादा इनोवेटिव एंट है, पर देख कर ऐसा लगता है कि इसे एक एंटमैन कहना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पर सुहो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर मैंने इसे यहाँ पर क्यों बनाया है। और हमें उसकी ड्राइंग के अंदर एक शेडो मोनार्च दिखता है जिसका सिर बिल्कुल किसी चींटी की तरह था, पर वो देखने में काफी ज्यादा ओपी है। जिसके बाद हमें उसके कॉलेज के सामने के डंजन को दिखाते हैं जिसके अंदर से अब सभी हंटर्स बाहर आने लगे थे। ये देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और लोग उनको देखकर कहते हैं कि वो कितने ज्यादा रिलैक्स्ड है, जरूर उन लोगों ने इस डंजन को सक्सीड कर लिया होगा। एक आदमी उस हंटर से कहता है कि आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तो वो कहता है कि डंजन एक सक्सेसफुल था, पर मुझे हंटर एसोसिएशन के अंदर कुछ रिपोर्ट करने के लिए जाना है क्योंकि वहाँ पर हमारा एक न्यू तरीके के मॉन्स्टर से सामना हुआ था। वहाँ पर इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर्स थे जिनकी आंख कान मुंह में से अजीब तरीके की नीली आग निकल रही थी और वो अपने क्लॉथ और फैंग से अटैक कर रहे थे, पर जो उनके अटैक थे वो इतने भी ज्यादा कोई पावरफुल नहीं थे। और क्योंकि मैं उनके अटैक की वजह से एक स्क्रैच हुआ था उसके बाद भी पूरी तरह से ठीक हूँ, इसका मतलब इससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो आदमी कहता है कि पर फिर भी वो सभी मॉन्स्टर्स हैं, पर जब से बर्थ ऑफ द गेट हुआ है हमने कभी इस तरीके के मॉन्स्टर्स का सामना नहीं किया। पर मैं ये सुनकर काफी खुश हूँ कि वो इतने भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसलिए हंटर इस रिपोर्ट को काफी सिंपल रखेगा जो कि इस डंजन के अंदर हुआ था। पर तभी उस हंटर के हाथ में जो घाव था अचानक उसके अंदर से ब्लू फ्लेम निकलना चालू हो जाती है और उसे अजीब तरीके का दर्द महसूस होने लगा था। वो उसी जगह पर खड़ा रह जाता है और अपने जितने वेपन्स होते हैं उन सभी को फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े हुए लोग थोड़े से कंफ्यूज थे और वो उस हंटर को आवाज देते हैं कि आखिर अचानक से तुमको क्या हो गया। पर अचानक ही वो म्यूटेट हो जाता है और उसकी आंख और मुंह से भी वही ब्लू फ्लेम निकलना चालू हो जाती है और वो अपने सामने खड़े हुए आदमी को बड़ा सा मुंह खोलकर चबाना चालू कर देता है। ये देखकर उसके साथ आए हुए हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और साथ ही वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके साथ ही उन ब्लू फ्लेम्स को देखकर कहती है ये तो बिल्कुल उन्हीं मॉन्स्टर्स की तरह है जो कि उस डंजन के अंदर थे। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले उसका साथी अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके मुंह को भी यहाँ पे बहुत ब्रूटली चबा जाता है। उसको इस तरीके से मरता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से भागकर अपनी जान बचाने लगते हैं। वहाँ पर पूरे में हड़कंप मच गया था और सभी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और अब दूसरे लोग भी इसकी वजह से म्यूटेट होने लगे थे और वो दूसरे लोगों को मारने लगते हैं। इस तरीके का शोर सुनकर सुहो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सभी लोग
खिड़की के पास जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। पर वो अपने सामने का नजारा देखकर दिल से दहल गए थे और कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि वो एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर पूरे में नीली आग फैल रही थी और वो सभी एक दूसरे से झूम रहे थे। ये देखकर वो कहते हैं कि इस तरीके की नीली चमकती हुई आंखें, ये तो लगता है कि मॉन्स्टर्स है। ये सुनकर उनके दिल और भी ज्यादा दहल जाते हैं और एक लड़की कहती है कि मुझसे ये मत कहना कि ये एक डंजन ब्रेक है। तो आखिर अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से भागना होगा। तो एक कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर तब तक रुकना चाहिए जब तक हंटर्स यहाँ पर नहीं आ जाते। तभी एक लड़का अपने टीचर टालिम से कहता है कि अभी तो एक अवेगनर है, यहाँ पे कुछ कीजिए। पर वो घबराते हुए कहता है कि मैं तो बस एक ई रैंक हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। पर सुहो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग पर एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था और अचानक ही वो बैठ जाता है और अचानक ही फिर वो जंप करता है और उस बिल्डिंग के अंदर आने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, और वो खिड़की तोड़कर उससे अंदर आ जाता है। सभी लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा डर गए थे और वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और वहाँ पर सभी लोगों को मारना चालू कर देता है। ये देखते ही सभी लोगों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो कहते कि सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागो। सुहो भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि हिल नहीं पा रही थी। वो कहती कि प्लीज मेरी कोई मदद करो। पर सुहो ये देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि वो उसके लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं एक हंटर को बुला दूंगा। पर वो भागते हुए इसी के बारे में कह रहा था कि आखिर मुझे ऐसा कहने की जरूरत ही क्या थी, मैं बस उसे वहाँ पर मरने के लिए छोड़कर आ गया। पर केवल यही तो एक ऐसी चीज है जो मेरे जैसे एक अनअवेकनर कर सकता है। पर इससे वो परेशान हो गया था कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं वहाँ पर कुछ करने के लिए रुक भी जाता तो बस ये सभी एक्सक्यूजेस है, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। सुहो अगर डैड यहाँ पर होते तो आखिर वो यहाँ पर क्या करते। और उसे अपनी डैड की एक झलक याद आती है जहाँ पर वो उसी को ही देख रहे थे। जिसके बाद फिर से हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे कर उस लड़की की तरफ ही बढ़ रहा था। वो लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसके चेहरे का रंग वैसे ही उड़ा हुआ था, क्योंकि वो यहाँ से भाग भी नहीं पा रही थी। और जैसे ही वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ना चालू करता है, ये देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए अपने चेहरे के ऊपर अपने हाथ को रख लेती है और जैसे वो मॉन्स्टर उसे चबाने वाला होता है, पर तभी एक चीज आकर उसके चेहरे पर टकराती है और हमें पता चलता है कि सुहो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ गया था जिसने उसके चेहरे पर मार दिया था। और वो ये सब देखते हुए सोचता है कि अगर डैड यहाँ पर होते तो वो जरूर उसकी मदद करते। और वही हमें ग्लिच सा सिस्टम दिखाते हैं जो कि नोटिफाइड करते हुए बताता है कि तुमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया है, जैसे ये सीक्रेट मिशन कमजोर की करेज को बढ़ाने के लिए था वो एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमें सुहो आगे बताता है कि मैंने काफी लंबे समय पहले एक सपना देखा था, एक सपना जिसके अंदर मैं एक गेम खेल रहा था। मुझे उसके अंदर ग्लव्स मिलते हैं और वहाँ पर मुझे कई सारे मॉन्स्टर्स को हराना था जो कि हर एक लेवल के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो रहे थे। इसलिए मैं भी लेवल अप हो रहा था जिससे मैं उनके खिलाफ लड़ाई कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। और एक एक कर मैं उनको हराता ही जा रहा था, क्योंकि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, मैं केवल अपने फिस्ट से लड़ सकता था। और जैसे जैसे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्गर होते जा रहे थे मैं भी स्ट्रॉन्गर हो रहा था और मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत थी, क्योंकि ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स थे जिनकी वजह से मेरी जान जाते जाती बची थी। और वहाँ पर ऐसे कई सारे चैलेंजेस थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे, जहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। पर फिर भी मैंने कहीं पर भी हार नहीं मानी और एक एक करके उन सभी को मारता गया और आखिर में मैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्लोर तक पहुँच गया था। और जो फाइनल बॉस था जिसको मैंने एनकाउंटर किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। मुझे लगा कि वो मेरा दुश्मन है, पर मैं फिर भी इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे उसके अंदर की जो पावर थी वो काफी ज्यादा अपनी सी महसूस हो रही थी। और ना जाने क्या वजह थी कि जो उसकी आइडेंटिटी जो फाइनल बॉस की थी वो बिल्कुल मेरे डैड की तरह थी, क्योंकि जैसे ही वो गेम खत्म होता है वो मेरे सर को पैट करते हुए कहते हैं कि ये गेम काफी ज्यादा अच्छा था। जैसे ही सुहो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि गेम, उसे उस फाइनल बॉस की शक्ल दिखती है जिसको देखकर वो कहता है तुम तो मेरे डैड हो। जिसके बाद वो आगे कहता है कि ये शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि जो मैंने अपने डैड की इमेज अपने सपनों के अंदर बनाई है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। मेरे डैड जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल थे, आखिर वो इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने थे। और हम एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाते हैं जिसको सुहो उठाते हुए भागता है और कहता है अगर आप भी मेरी तरह इस अनबिलीवेबल सिचुएशन के अंदर होते तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप भी ऐसा ही करते, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो उस मॉन्स्टर के चेहरे पर फायर एक्सटिंग्विशर को दे मारता है और उसे पीछे की तरफ धकेल कर उस लड़की की जान बचा लेता है। जिसके बाद वो आगे सोचता है कि आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि मैंने सुना था कि जो अनअवेकनेस के अटैक होते हैं उनके पास काफी कम माना होता है, इसलिए वो मैजिकल बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करते। पर मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक तो कर दिया, पर आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। पर उसकी आगे फटी की फटी रह जाती है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसके आसपास का एनवायरनमेंट अजीब तरीके से बदलने लगा था। वो ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ का समय रुक चुका है।
और तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसने सीक्रेट क्वेस्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है करेज ऑफ द वीक को, इसलिए क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। सुहो उसको देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो कहता है कि ये सिचुएशन और उसे अपने सपने का वो सीन याद आता है जिसको देखकर वो कहता है कि वो चीज अभी भी हिल रही थी, पर ये बिल्कुल मेरे सपने की तरह है। तो अगर मैं बिल्कुल जैसे सपने में लड़ा था, अगर ऐसा लड़ सकता हूँ तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि अगर इस तरीके की खतरनाक सिचुएशन के अंदर मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए सुहो कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज रोशनी चमकती है और सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताता है कि अब से आप एक प्लेयर बन चुके हैं, जिसके बाद उसके पास क्वेस्ट का रिवॉर्ड नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है और उसे यहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशंस दिखाए जाते हैं और साथ ही उसे अपने स्टेटस विंडो भी मिल गया था जहाँ पर उसकी लेवल केवल 1 थी। सुहो ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड और थ्रिल होते हुए कहता है कि बिल्कुल गेम की तरह स्टेटस विंडो जैसा कि मुझे लगा था। जिसके बाद उसका क्वेस्ट उसके सामने आता है कि उसे ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना है और जितने भी मिस्टर वर्न्स है उनको खत्म कर अपने लेवल को अप करना है। और अचानक ही वो समय रिलीज हो जाता है जो देखकर सुहो थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर उस मॉन्स्टर के ऊपर डी लेवल का अवेकनर जो कि मिस्टर वर्न है वो देखना चालू हो गया था। ये देखकर वो सोचता है कि समय फिर से मूव करने लगा है, इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और साथ ही सुहो देखता है कि उनके सिर के ऊपर उनके नाम दिख रहे थे। वो कहता है कि यहाँ पर 2 अनअवेकनर्स मेरे अपोनेंट है और साथ एक हंटर है जो कि एक मैजिकल बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वो तीनों ही एक एक कर उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। ये देखकर वो कहता है कि अगर मैं सच में यहाँ पर अवेकन हो चुका हूँ, और वो थोड़ा सा डरा हुआ सा लोग देते हुए अपने फायर एक्सटिंग्विशर को एक मॉन्स्टर के चेहरे पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो चपटा हो गया था। जिसके बाद वो अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और उस अनअवेकनर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, और जैसे ही अपना ये पंच उसको देता है वो दीवार तोड़कर छत से आर पार निकल जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और सिस्टम बताता है कि उसने एक अनअवेकनर मिस्टर वर्न को हरा दिया है। ये देखकर वो कहता है कि केवल एक ही शॉट में, पर तभी उसके ऊपर एक दूसरा अटैक करने के लिए आने लग जाता है। ये देखकर सुहो जल्दी से उससे बचता है और फिर साइड से उसके ऊपर एक किक दे मारता है, और केवल एक ही किक में दूसरा भी यहाँ पर मारा गया था। इसकी वजह से उसका लेवल अप हो गया था और उसका ट्यूटोरियल यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। और सिस्टम उसे अपने ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के लिए उसे रिवॉर्ड देता है, तो वो कहता है कि ऐसे आप एक्सेप्ट करेंगे, पर वो ये देखकर कहता है कि मैं इसके लिए अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि तुरंत ही वो तीसरे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है क्योंकि अब मैं सच में अवेकन हो चुका हूँ। पर ये अटैक उसके ऊपर कोई खास काम का नहीं होता, क्योंकि इससे उसे कोई खास असर नहीं पड़ा था। अब सुहो ये देखकर थोड़ा सा डर गया था और कहता है कि ये तो अभी भी खड़ा हुआ है। वो मॉन्स्टर उसका हाथ पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके बाद अपने गहरे खतरनाक क्लॉ से उसकी छाती के ऊपर अटैक करता है और उसकी छाती को चीर देता है। सुहो को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो जल्दी से उस मॉन्स्टर की छाती पर लात मारकर उसे पीछे की तरफ सरका देता है। सुहो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि उस मैजिकल बीस्ट ने मुझे यहाँ पर घायल कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि अवेकनिंग होने के बाद अब मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह एक मॉन्स्टर के अंदर बदल जाऊंगा। पर सिस्टम नोटिफाइड करते हुए बताता है कि उसकी एक्टिव स्किल की वजह से उसकी जितने भी घाव है उन सभी को यहाँ पर पूरी तरह से प्योरीफाई कर दिया गया है और साथ ही हील कर दिया गया है। ये देखकर वो सरप्राइज था और सोचता है कि इसकी लॉन्गिविटी, अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे याद आया उस स्टेटस विंडो के अंदर मैंने इसे देखा था, पर इस सब की वजह से उसने उस मॉन्स्टर के ऊपर से ध्यान पूरी तरह से खो दिया था, इसलिए वो जंप कर सुहो को जमीन पर गिरा देता है। सुहो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैं इस डी रैंक से काफी ज्यादा कमजोर हूँ जो कि एक मॉन्स्टर के अंदर बदल चुका है, इसका मतलब मैं एक ई रैंक हूँ। सोचो मैं केवल अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और मैं रैंक के बारे में सोच रहा हूँ। और वो उस मॉन्स्टर के चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था, कहता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो होगा जिससे मैं इसे बच सकूं। और तभी उसे अपने रिवॉर्ड के बारे में याद आता है और कहता है कि ठीक है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है तो उसे यहाँ पर 2 रिवॉर्ड मिले थे, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और स्टेट्स दोनों ही बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से अब उसकी पावर पहले से बढ़ गई थी और वो गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डी रैंक मॉन्स्टर को लात मारता है और हवा में पहुंचा देता है, पर वो अपने आप को संभाल कर फिर से खड़ा हो जाता है। पर तभी सुहो अपनी पूरी ताकत से आकर उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच दे मारता है, पर फिर भी इसे उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा था। जिसके बाद वो अपने क्लॉथ का इस्तेमाल करते हुए फिर से उसके शरीर के ऊपर कई सारे कट्स लगाना चालू कर देता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। पर साथ ही वो सोचता है कि भले ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, पर अभी भी मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। तो मुझे लगता है कि मुझे जितने पॉइंट्स ऐसे रिवॉर्ड मिले हैं उन सभी को स्ट्रेंथ के ऊपर लगा देना चाहिए। अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसका मतलब उसके मुक्कों के अंदर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही वो सोचता है कि एक अवेकनर जिसकी लेवल अप होती है, मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। पर जैसे ही सुहो का पंच उसके चेहरे पर पड़ता है उसका जबड़ा टूट जाता है, जिसके बाद वो उसकी छाती
शक्ति को अपने मुक्कों से छलनी छलनी कर देता है और फिर उसके ऊपर फाइनल अटैक करते हुए सोचता है। पर जो रैंक्स होती है वो अवेकनिंग के ऊपर डिसाइडेड होती है और ऐसा कोई भी अवेकनर नहीं है जो कि अपने रैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सके। पर मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने ये रैंक्स बनाई है और अनअवेकनर्स। पर अगर अब मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं इस बेकार सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ तो मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। और जैसे ही उसका फाइनल अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर होता है वो दीवार से टकराता है और दीवार के ऊपर क्रैक्स आना चालू हो जाते हैं। पर सुहो यहाँ पर नहीं रुकता, वो बार बार उसे धकाता है और दीवार तोड़कर वो उसे दूसरी तरफ ले जाता है और इस काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ उसने उसे काफी ज्यादा दूर फेंक दिया था और वो सरकते हुए आकर नीचे गिर जाता है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक डी रैंक के मिस्टर वर्न को यहाँ पर हरा दिया है, इसलिए उसकी लेवल 3 बार अप होती है। ये देखकर वो खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। पर उसके हाथ की हालत काफी खराब थी, पर साथ ही वो अपने खून से भरे हुए मुक्के को देखकर कहता है और साथ ही अब मैं अवेकनिंग भी हो चुका हूँ, इसलिए वो काफी ज्यादा हिम्मत से भरा हुआ था और वो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद सुहो आगे कहता है कि हाँ अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब मैं अवेकन हो चुका हूँ तो मैं लोगों की जान बचा सकता हूँ और क्राइसिस को भी सॉल्व कर सकता हूँ। और हमें नीचे दिखाते हैं कि एक बीस्ट स्टैंड लेता है और भागते हुए आगे की तरफ जाता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल जंप लगा देता है। सुहो खिड़की से नीचे की तरफ देखता है कि आखिर बार की किस तरीके की सिचुएशन है, पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर जो कि काफी ज्यादा बड़ी तलवार लेकर जंप करते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और पूरे में धुआं धुआं हो जाता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो लेकर आ सकूं क्योंकि अभी इसके 12 एपिसोड्स हैं, पर मैं जल्दी इन्हें हटा दूंगा, इसलिए प्लीज आप काफी ज्यादा सावधान रहिएगा और जल्दी से जल्दी इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।